भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में है। इसको लेकर उद्योग जगत की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका क्या आकलन है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीआईआई के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव मेमानी। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। हम जब बात कर रहे हैं, हर रोज़ अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। डेडलाइन जुलाई 9 करीब आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच जो अंतरिम ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत हुई है, जो जानकारी अब तक सार्वजनिक की गई है, आप कैसे देखते हैं? आपका क्या आकलन है इससे, उद्योग जगत के पर्सपेक्टिव से? देखिए, मैं सबसे पहले तो उद्योग जगत को इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने बहुत समय लगाया समझने के लिए कि उनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या कंसर्न्स हैं। हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर, बड़ी कंपनी हो, मिड साइज कंपनी हो, छोटी कंपनी हो, जितना इतने शॉर्ट टाइम में जितना निचोड़ निकाल सकते थे उन्होंने निचोड़ निकाला है। तो उनको ये लगा कि एटलीस्ट उन्होंने जो अपने कंसर्न्स बोले, जो इश्यूज़ बोले, या उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है वो उन्होंने जो भी बताया, वो सरकार ने उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब किया, समझा, जो उनके सवाल हुए सवाल जवाब किया, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद जो भी जैसे भी डिस्कशन हुए या उसके बाद सवाल जवाब हुआ, ये बात तो क्लियर है कि गवर्नमेंट को बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि सेक्टर बाय सेक्टर इंडिया के क्या एडवांटेज में है, क्या इंडिया को चैलेंजेस हो सकते हैं, ये भी उनका बड़ा क्लियर है। सो गवर्नमेंट ने उसके बाद कई सेशंस किए, कई बातचीत हुई। तो जो अभी जिस तरीके से जो हम लोगों को लगता है, उद्योग जगत ज़रूर चाहता है ये एफटीए हो, बिकॉज अदरवाइज़ 26% की लेवी लगती है। उद्योग जगत ये तभी चाहता है जब ये भारत के हित में हो, क्योंकि अगर भारत के हित में नहीं है तो उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरी बात ये है कि एक अगर हो जाता है तो एक ब्रॉडर इंडिया यूएस का इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो इसमें जाकर आगे और भी जो स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं वो ज़्यादा होंगी। और जो पहला फ़ेज़ हो रहा है, जैसे आपने बोला एफटीए का, सेकेंड फ़ेज़, थर्ड फ़ेज़, जिसमें ज़्यादा चीज़ें, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो आएंगी। तो इसीलिए जो हम लोग का ये मानना है कि गवर्नमेंट ये को एक बड़ी अच्छी समझ है, इस सरकार को हम अच्छी तरह जानते हैं, ये दबाव में या प्रेशर में कोई चीज़ नहीं करती है जब तक उनको बड़ी क्लैरिटी नहीं हो कि इंडिया के इंटरेस्ट में हो। तो आपको समझ भी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस भी होना चाहिए वैसा। और अगर किसी कारण नहीं होती है तो ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब इससे इकॉनमी रुक जाएगी या कहीं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। मेरा सवाल ये था कि क्या आपने कोई असेसमेंट किया है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर वी स्टैंड टू गेन, जहां भारत को फ़ायदा हो सकता है इस डील से? क्योंकि हम जानते हैं एग्रीकल्चर, डेयरी, ऑटोमोबाइल, ये सभी सेक्टर्स हैं जो डिफ़िकल्ट सेक्टर्स हैं जिस पर अब भी निगोशिएशंस चल रही हैं। जो भी लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग वाले सेक्टर्स हैं उसमें इंडिया को फ़ायदा होगा। जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग के सेक्टर्स हैं उसमें फ़ायदा होगा। देखिए, दो चीज़ों का, एक तो वो एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। कई जगह ये ज़रूर चैलेंजेस आ सकते हैं कि इंपोर्ट्स में जहाँ ड्यूटी स्ट्रक्चर्स कम होते हैं, वहाँ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में या कहीं और, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस या थोड़ी सी कई चीज़ों में इंडिया को देखना पड़ेगा कि उन सेक्टर्स को कैसे ज़्यादा कंपेटिटिव बनाया जाए या कैसे सपोर्ट किया जाए, तो वो होगा। बट सबसे ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और टेक्सटाइल्स हो गया, उनको फ़ायदा होगा, अपैरेल को फ़ायदा होगा, आपके इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ऑटो कंपोनेंट के जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। तो ये कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको इनसे फ़ायदा होगा। केमिकल्स के कई आइटम्स हैं, पेट्रोकेमिकल्स के कई आइटम्स हैं, नॉट केमिकल्स के कई आइटम्स हैं, वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो वो उन सब चीज़ों में डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो ओवरऑल एक एक्सपोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए जो मार्केट है अमेरिका में, वो बड़ा होगा। अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स। और दूसरा क्या होता है कि कंपटीशन जो होती है वो या तो उन कंट्रीज जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर इंडिया से सिमिलर है उनसे ज़्यादा होती हैं, तो ज़्यादा करके वो बाकी एशिया में कंट्रीज़ वो हैं, या फिर लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं। तो अगर इंडिया को कंपेटिटिव रेट स्ट्रक्चर, टैरिफ स्ट्रक्चर मिलता है तो डेफिनेटली अमेरिका एक बड़ा मार्केट है, बड़ा मार्केट खुल जाता है, तो उससे फ़ायदा ज़रूर होता है। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें भारत की सेंसिटिविटीज़ है, जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, कृषि उत्पादों को लेकर अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत को भी अपना मार्केट खोलना चाहिए, टैरिफ्स घटाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी अपनी संवेदनशीलताएं हैं, किसानों के हित का मामला है।
तो एग्रीकल्चर को लेके जो भारत की सेंसिटिविटीज़ उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में जो बाहर के कई देशों में बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, मैकेनाइजेशन होता है, सब्सिडीज़ होती हैं, वो सब इंडिया में नहीं है। तो और इंडियन फार्मर्स, इंडिया का बड़ा लार्ज पॉपुलेशन का परसेंटेज एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे इतने बड़े पॉपुलेशन को इम्पैक्ट हो। तो इसीलिए ये बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। पॉलिटिकली भी सेंसिटिव है इशू, तो वो सोच समझ कर करना चाहिए। अगर कुछ खोलना है भी तो वो क्वांटिटेटिव कंट्रोल, प्राइसिंग कंट्रोल कर कि कोटा QCR कर उस तरीके से अगर कुछ खोलना है भी, कुछ पार्ट्स खोलने हैं तो उस तरीके से खोलना चाहिए जो इम्पैक्ट होगा मिनिमल होगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आगे देखा जा सकता है फिर। इस बीच ये खबर भी आई कि भारत ने WTO नॉर्म्स के तहत US के खिलाफ रिटेलिएटरी मेजर्स मूव करने का एक प्रस्ताव मूव किया है, विशेषकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जिस तरह से अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं। तो आपको लगता है इससे एक टेंशन भी दिखाई देता है इसमें? देखिए, ये दो देशों के बीच का मामला है। थोड़ा बहुत हर एक देश अपने इंटरेस्ट को पूरा प्रोटेक्ट करेगा, और इंडिया ने भी वही किया। और ये सब जब ट्रेड डिस्कशन चल रही होती हैं, ट्रेड कॉन्वर्सेशन चल रही होती हैं, वो एक तरफ है, बट जो अपनी एक लाजिम बात है जो इंडिया को करना चाहिए। और ट्रेड नेगोशिएशन में कितना डिस्कशन है, क्या कॉन्वर्सेशन है, क्या नेगोशिएशन है, ये सब बाहर से देखना और इसको बोलना, इसका आंकलन करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अमेरिका की कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ट्रेड ओपन करने को लेकर बातचीत चल रही है, और हमने देखा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ जब से डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया उसके बाद उसको पॉज किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके पैरामीटर्स बदल रहे हैं, और इसका जिक्र आपने भी पहले किया है। आपको लगता है कि ये जो पूरी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रेड को के स्ट्रक्चर्स को बदलने की, टैरिफ रेट्स में बदलाव करके, इसका क्या ओवरऑल आपको लगता है कि अब तक डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले जो टैरिफ रेट्स थे वो रह पाएंगे क्या? जब ये बोलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा ट्रेड का ढांचा बदल गया और इससे ज़रूर ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। और दूसरा, इससे जो मेरे को ये लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म तो एटलीस्ट जो ओवरऑल ट्रेड है वो कम होगा। बट कंट्रीज़ जो एक दूसरे से, जिनको ट्रस्ट है एक दूसरे पे, वो ट्रेड पार्टनरशिप्स करेंगी, वो कॉन्वर्सेशंस करेंगी, वो ट्रेड डील्स करेंगी, FTA करेंगी, तो समय आते आते वो अपने आप बराबर सा हो जाएगा। बट मेन है कि ट्रस्टेड पार्टनर होना वो बहुत ज़रूरी है। कंट्रीज अब उन्हीं के साथ डील करेंगी जहाँ पे ट्रस्टेड रिलेशनशिप हो। और दूसरा, जो अगर 30 से 35% मैन्युफैक्चरिंग का पूरी दुनिया में जो हो रहा है, वो अगर एक देश में जाकर बैठ जाए और उस देश का मार्केट नहीं खुला हो पर वो देश चारों तरफ मार्केट कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर बिल्ड होता है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का इतना बढ़ गया था, और कई और देशों का इंक्लूडिंग इंडिया का, एक देश के साथ अगर ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्डअप शुरू हो जाता है। एक सवाल GST को लेकर था, एक नई बहस, एक राष्ट्रीय बहस फिर से शुरू हो गई है कि जो GST के जो रेट्स हैं, जो रेट स्ट्रक्चर है, उस पर रिविजिट करना ज़रूरी है, उसको पुनर्गठित किया जाए, GST को सिंप्लीफाई किया जाए। आप कैसे देखते हैं इस बहस को, और आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि GST के तहत जितने रेट्स हैं उनको घटाया जाए, उनको रैशनलाइज किया जाए, और विशेषकर जो इसेंशियल आइटम्स हैं जैसे सीमेंट है या जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको निचले स्लैब में GST में शामिल? हाँ, नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। CII की तरफ से जो हम लोग ने रिकमेंडेशंस दी हैं, उसमें ये ज़रूर बोला है कि जो एक तो GST का फ़ायदा, लाभ, एक GST वन ऑफ द मोस्ट, अगर आप इंडिपेंडेंट इंडिया के रिफॉर्म्स पे देखें तो एक सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म था। पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। 8 साल हो गए, 8 साल में रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी यूसेज, इसका बहुत फ़ायदा हुआ है। बट अब टाइम आ गया है कि उसको 2.0 में जाना है, कि उसका और भी बेहतर फ़ायदा हो और लोगों को, खासकर मिड साइज कंपनीज़ को, जो चैलेंजेस हैं उनके कम हो
और जीएसटी का स्ट्रक्चर भी इस तरीके से हो कि कंजम्पशन को ज़्यादा प्रमोट करे। तो ये सब सोचते हुए सीआईआई ने 3 या 4 रिकमेंडेशंस दी थी। उनमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि रेट रैशनलाइजेशन करें, और जो रेट और उसमें 2 या 3 जो चीज़ थे, एक तो सिंप्लीफाई करें उसको, एक जो वो प्रोडक्ट्स हैं जो खासकर जो लोअर इनकम के लोग जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, उन पे रेट कम किया जाए। कई छोटे छोटे कॉलगेट के अगर टूथपेस्ट हैं, साबुन है, कई सारी चीज़ें हैं जिसको आप बोलें, कई खाने के पदार्थ हैं, पैकेज अनपैकेज वगैरह, उनको अगर किस तरीके से वहाँ पे कि कंजम्पशन थोड़ा बढ़े, उनके पॉकेट में थोड़ा वो हो। फिर जैसे आपने बोला कई जो अलग अलग रेट के अलग अलग जगह है, उनको किस तरीके से, जैसे आपने सीमेंट बोला कि आज सीमेंट को ये मानना है कि सीमेंट एक लग्जरी प्रोडक्ट है, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। खासकर हाउसिंग और जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो इतनी प्रायोरिटी है अगर वहाँ, तो उन सब चीज़ों से हम लोग का ये मानना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होगी, और उससे जो जीएसटी का जो शुरू में हो सकता है जो गैप हो कलेक्शन में, वो मोर देन मेकअप हो जाएगा। कितने स्लैब्स होने चाहिए? 3 हम लोग के हिसाब से, 3 अभी 5 है। हाँ, अभी 4 या 5 है, 4 हाँ, अब तो 4 को 3 आप मान लें तो 0 तो जो रहेगा सो रहेगा। और दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन है ऑडिट में, वो जो प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन जो ऑडिट होता है, उसके बारे में भी हम लोग ने कई एग्जांपल्स दिए हैं कि उनको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। एक कंपनी जो 8 स्टेट में ऑपरेट कर रही है, उनको 8 जगह ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह कर ले, बाकी स्टेट्स देख लें। तो ऐसे कई सारे थे। और जो आखिरी ये था कि जीएसटी इसलिए बना था कि एक क्रेडिट की धारा सीधी बननी चाहिए जिसमें बीच में ब्रेक्स नहीं आने चाहिए। तो कई जगह वो ब्रेक्स आ रहे हैं, या तो वो जहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ते जा रहा है और उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है, अगर आप कैपेक्स कर रहे हैं, या कई प्रोडक्ट्स में जहाँ आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है, या जहाँ पे आपके इनपुट क्रेडिट रॉ मटेरियल का ज़्यादा है, फिनिश गुड्स का कम है, तो उसको गवर्नमेंट अगर अच्छी तरह देखे तो वो है। और फाइनली जो कई प्रोडक्ट्स हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए थे पहले, उनको आस्ते आस्ते देख कर कि कैसे वो सब्स्यूम हो, वो भी ज़रूरी है। तो हाँ, एक सवाल था पेट्रोलियम को लेके, और आखिरी सवाल है पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी। इसको लेके राज्यों में अभी तक सहमति नहीं बन पाई। इसके पहले जीएसटी काउंसिल में भी कोशिश हुई। पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर आपकी क्या राय है? इससे क्या फ़ायदा होगा? नहीं, ज़रूर लाना चाहिए इसको जीएसटी के दायरे में। इसमें फ़ायदा ये होगा कि क्रेडिट पूरा मिलेगा, क्रेडिट मैकेनिज्म ठीक होगा। एनीथिंग जो उस पूरे ढर्रे में आ जाता है वो बहुत ज़रूरी है। उसके स्टेट्स को कंसर्न है कि उनका रेवेन्यू लॉस होगा, उसका आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकला जा सकता है। एक आखिरी सवाल, अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो दिशा और दशा है, क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं आपके, और क्या आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत को जिस तरह से सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, क्या वो प्रक्रिया अगले साल जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। आई थिंक भारत की इकॉनमी अभी अच्छे शेप में है। जो रेजिलियंस है, इकोनॉमिक रेजिलियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अच्छे हैं। रिज़र्व बैंक ने कई पॉलिसी चेंजेस किए हैं, बड़े प्रोएक्टिव स्टेप लिए हैं। बैंक्स की बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो भारत का वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी पिछले 3 साल से है, और मेरे को अभी नहीं लगता है कि कोई और बड़ी इकॉनमी भारत से ज़्यादा तेज़ ग्रो करेगी। हम लोग को बस यही है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म या ओवरऑल रिफॉर्म करते रहना चाहिए, जिससे बिज़नेस और कम्पिटिटिव हो, जो बाधाएं हैं वो और कम हो, और ये भी देखते रहना चाहिए कि किस तरीके से जो बॉटम 30% है इंडिया को, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए कि वहाँ पे लोग जो हैं वो ज़्यादा सॉलिड फील करें, वो ज़रूरी है। ग्रोथ रेट 6.5 to 6.7% इस साल का ये है, अगले साल के लिए तो भी प्रेडिक्ट करना जल्दी है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में मेरे कैमरे सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।